कृष्णा, वेलकम टू योर चैनल द वे ऑफ लॉ। आई होप आप सब एकदम ठीक हैं। तो इस वीडियो में हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसे कवर करने की कोशिश करेंगे। डोंट वरी, आगे मैं आपको नोट्स के साथ पढ़ाने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले आई वांट कि आप लोग इस सब्जेक्ट को समझें कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है क्या। अगर आप इस सब्जेक्ट समझ जाएंगे तो जो बाकी टॉपिक्स आपके लिए समझना बहुत ईजी होगा। तो मैं काफ़ी शॉर्ट में आपको बताने वाली हूँ, नॉट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम। हमें पता है कि जो गवर्नमेंट है वो 3 ऑर्गन्स है उसके, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी। लेजिस्लेचर का काम है लॉ बनाना, जुडिशरी का काम है लॉ को इंटरप्रेट करना, और जो एग्जीक्यूटिव है उसका काम है लॉ को इम्प्लीमेंट करना। तो ये जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है ये किससे डील करता है? उन ऑफिशियल से डील करता है, उन लोगों पे लगता है जो कि लॉ को एडमिनिस्टर करते हैं, लॉ को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एग्जीक्यूटिव के ऊपर लगता है। अब ये जो एग्जीक्यूटिव है उसके पास सिर्फ और सिर्फ लॉ को इम्प्लीमेंट करने का ही काम नहीं है, बल्कि जुडिशियल फंक्शंस भी हैं। जैसे बहुत सारे ट्रिब्यूनल्स बनते हैं, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, है ना। उसके बाद ये जो एग्जीक्यूटिव है इसके पास लेजिस्लेटिव फंक्शन भी है। जैसे आप बहुत सारे एक्ट्स पढ़ते होगे तो उसके अंदर होता है ना कि रूल मेकिंग पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास है। आई एम जस्ट गिविंग यू द इंस्टेंस। तो ऐसे एक चीज़ समझ आ रही है कि जो एग्जीक्यूटिव है उसके पास बहुत सारा पावर है। लॉ बनाना एक चीज़ होती है, जैसे इतने सारे लॉज बनते हैं, लेकिन उनको एडमिनिस्टर करने के लिए अथॉरिटीज़ रहते हैं। उनको जो एडमिनिस्टर करते हैं अथॉरिटीज़, उनके ऊपर भी तो कोई लॉ लगना चाहिए। इतने सारे एक्ट, लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारे पास यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट 1956 है, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए क्या बनाया गया? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, है ना। तो ये क्या है? लॉ को एडमिनिस्टर कर रहे हैं, इनके ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ लगता है। एक लॉर्ड एक्टन की लाइन है, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो इतनी सारी पावर्स हमने एग्जीक्यूटिव ब्रांच को दे रखा है, तो क्या उनको एडमिनिस्टर करने के लिए, जो कि लॉ को एडमिनिस्टर कर रहे हैं, उनको एडमिनिस्टर करने के लिए लॉ नहीं होना चाहिए? तो उन्हीं को एडमिनिस्टर करने के लिए हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है। ऑब्वियसली इट्स नॉट कोडिफाइड, लेकिन उनको एडमिनिस्टर करने के लिए हमारे पास क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है। तो हम शुरू करते हैं। ये वीडियो 1 शॉट है और आप भी 1 शॉट में ही करना, जल्दी से कर देना, ठीक है। यहाँ पे आप बहुत सारे डेफिनेशंस देख सकते हो, मैंने आपके कन्वीनियंस के लिए इधर इंक्लूड किया है। इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है, लेकिन हम लोग प्रोफेसर बर्नार्ड स्वार्ट्ज की जो डेफिनेशन है उसे जरूर देखेंगे एक बार। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज जो हैं उनकी लिमिट्स को बताता है कि उनकी एक लिमिट है और कुछ प्रिंसिपल्स बताते हैं जो कि उन्हें फॉलो करना है। वो अपने लिमिट्स को क्रॉस नहीं कर सकते। क्यों? अगर क्रॉस करेंगे तो इसका मतलब वो इंडिविजुअल के राइट के साथ इंटरफेयर करेंगे, और साथ ही वो रेमेडी बताता है अगर एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी इंडिविजुअल के राइट के साथ इंटरफेयर करती है। तो आई थिंक अब आपको समझ आ गया कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है क्या। तो सबसे पहला कंसेप्ट जो हम पढ़ेंगे जिसे कहा जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का बेस, यानी कि रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ मतलब सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। ये एक टर्म से आया है जिसको हम लोग बोलते हैं ला प्रिंसिपल डी लीगलाइट। इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट जो कि लॉ के प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है, ना कि मेन के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। इसका क्या मतलब डिक्टेटरशिप नहीं है, टिरैनी नहीं है, ठीक है। एक प्रॉपर लॉ है, उसके हिसाब से जो है गवर्नमेंट चल रही है। अब रूल ऑफ लॉ का मतलब ये नहीं कि कोई डिक्टेटर है, उसने अपने हिसाब से कोई लॉ बना दिया और हम कहते हैं वहां पे रूल ऑफ लॉ है कि लॉ को फॉलो किया जा रहा है तो रूल ऑफ लॉ हो गया। नहीं, रूल ऑफ लॉ इससे एक स्टेप ऊपर है। वो ये कहता है कि लॉ तो आपने बनाया, ठीक है, लेकिन लॉ जो है उसके अंदर कुछ प्रिंसिपल्स होने चाहिए, लाइक इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, फ्रीडम, ऐसे कुछ मतलब चीजें हैं जो कि हमारे लॉ के अंदर होने चाहिए और उस लॉ को फॉलो करना चाहिए। तो उसे हम लोग कहते हैं रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ ये मतलब ये नहीं कि कोई डिक्टेटर है, ठीक है, और कुछ भी अपना रूल बना रहा है और उसे लोग फॉलो कर रहे हैं तो हम उसे बोल देंगे कि वो रूल ऑफ लॉ है उस कंट्री में। नहीं नहीं नहीं, ये जो कंसेप्ट है रूल ऑफ लॉ का, उसे एडवर्ड कोक ने ओरिजिनेट किया और उसे जो डेवलप है आगे किसने किया? एवी डाइसी ने। जहां पे भी रूल ऑफ लॉ की बात हो एवी डाइसी को मेंशन करना मस्ट है। अगर एवी डाइसी को नहीं मेंशन किया तो ऐसा माना जाता है रूल ऑफ लॉ इनकम्प्लीट है। तो एवी डाइसी ने 3 चीजें बताई कि रूल ऑफ लॉ को 3 तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। पहले सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। सुप्रीमेसी ऑफ लॉ ये कहता है कि किसी भी तरीके की डिस्क्रिशनरी पावर नहीं रहेगी गवर्नमेंट की। जो लॉ है वही सुप्रीम रहेगा, गवर्नमेंट खुद लॉ के नीचे आता है। और ये भी कहा जा सकता है उसके अंदर कि किसी को अननेसेसरली ना पनिश किया जाए। अगर लॉ में उसने कुछ गलती की है तो उसी के हिसाब से पनिश किया जाए, ऐसे उसे पनिश ना किया जाए। तो जो भी है सत्ता किसकी है? लॉ की सत्ता है, गवर्नमेंट की या फिर लोगों की सत्ता नहीं है। लॉ शुड बी सुप्रीम। लेकिन मैंने आपको बताया कि कैसा लॉ होना चाहिए, ठीक है। सो इट शुड बी अपोज टू आर्बिट्रेरीनेस। दूसरा तरीका उन्होंने बताया समझने का, इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ जैसे हम लोग अपने आर्टिकल 14 में भी देख सकते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, कि हर कोई जो है लॉ के सामने इक्वल है। ये फर्क नहीं पड़ता है कि
किस क्लास को बिलोंग करता है। बहुत फेमस सेइंग है, वेदर ही इज द गवर्नमेंट और द गवर्नड, बोथ शुड बी ट्रीटेड इक्वली। इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, आप आगे पढ़ोगे ना, जैसे हम देख सकते हैं कि कुछ डिप्लोमैट्स को इम्यूनिटी है, प्रेसिडेंट और गवर्नमेंट के पास कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस हैं, फिर पार्लियामेंट के पास कुछ स्पेशल पावर है। तो है कुछ हम देख सकते हैं कि यहाँ पे मतलब कुछ कुछ एक्सेप्शन है, बट इट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन फिर भी लॉ के सामने सबको इक्वल ट्रीट किया जाता है। तीसरा है प्री डोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट। यहाँ पे डाइसी ने कोर्ट के रोल पे बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया कि ये जो राइट्स हैं इनका मतलब तभी बनता है जब उन्हें हम लोग एनफोर्स करा सकें, मतलब इसका कोई प्रोटेक्टर और गार्जियन हो। जो हमारे ये जो लॉज है ना, अगर वो वायलेट हो रहे हैं, जो हमारे राइट्स हैं वायलेट हो रहे हैं, तो उनको कोई प्रोटेक्ट करने वाला हो, कोई गार्ड करने वाला हो। तो जैसे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखा जा सकता है आर्टिकल 32 एंड 226 में सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट है। फिर डाइसी का यही था, मतलब बेसिकली यही तीन चीज़ें थी। क्या थी ये तीन चीज़ें? सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ, एंड तीसरा है प्री डोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट। उसके बाद क्रिटिसिज्म भी था, काफ़ी था, लेकिन हम एक की बात करते हैं। अब अगर हम लोग डाइसी के रूल ऑफ लॉ का एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो वहाँ पे कहीं पे भी डिस्क्रिशनरी पावर को वैलिडिटी नहीं दी गई है, लेकिन हमारे सिस्टम में तो डिस्क्रिशनरी पावर है गवर्नमेंट के पास। डिस्क्रिशनरी पावर मतलब आप समझते हैं, इसका मतलब ये कि कहीं कहीं जो गवर्नमेंट है लॉ के हिसाब से नहीं, अपने डिस्क्रिशन के हिसाब से, अपनी मर्जी के हिसाब से वो जो है फंक्शंस को कैरी ऑन कर सकती है। तो यहाँ पे तो मेंशन ही नहीं है, और हर चीज़ के लिए लॉ बनाना पॉसिबल भी नहीं है, तो डिस्क्रिशनरी पावर देना ज़रूरी भी है, क्योंकि हर चीज़ों के फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस, हर सिचुएशन का, हर केस का फैक्ट एंड सर्कमस्टांस अलग होगा, तो हम हर चीज़ के लिए कैसे लॉ बना सकते हैं? तो डिस्क्रिशनरी पावर ज़रूरी है। तो यहाँ पे उन्होंने जो है उसे डिसरिगार्ड किया, और वो नीड ऑफ द आवर है, ऐसा कहा जाता है। फिर जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी देख सकते हैं, प्रियम्बल में भी मेंशन किया गया जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, ये सब रूल ऑफ लॉ ही तो है। फिर हमारे पास फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल है स्टेट के अगेंस्ट, ये भी रूल ऑफ लॉ है, आर्टिकल 32, 226। फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी, सबसे बड़ा इंस्टेंस है रूल ऑफ लॉ का, कि कौन सुप्रीम है? लॉ सुप्रीम है। हमारे यहाँ कोई भी गवर्नमेंट के ऑर्गन सुप्रीम नहीं है, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, और हमारे पास जुडिशियल रिव्यू का भी कंसेप्ट है कि जो भी एग्जीक्यूटिव फंक्शंस है और लेजिस्लेटिव फंक्शंस है, कोर्ट जो है उन्हें चेक करता रहता है ना, कि मतलब जो पावर्स इनको प्रिस्क्राइब किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसके अंदर ही तो रह के काम कर रहे हैं ना, कहीं से एक्सीड तो नहीं कर रहे हैं, उसके बाहर तो नहीं जा रहे हैं। फिर जैसे मैंने आपको बताया कुछ एक्सेप्शंस भी हमारे पास अवेलेबल है। यहाँ पे कुछ चीज़ें जिनको मैंने डिटेल में नहीं कवर किया, हम सेपरेशन ऑफ पावर में पढ़ेंगे। एक ही वीडियो है ना, तो एक ही चीज़ को बार बार बोलने का कोई पॉइंट नहीं बनता, इस वजह से हम उसे सेपरेशन ऑफ पावर में देखेंगे। तो कुछ केस लॉज देख लेते हैं। सबसे पहला केशवानंद भारती। केशवानंद भारती इज नॉट जस्ट द सेवियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट इट इज सेवियर फॉर एवरी लॉ स्टूडेंट, कि कहीं कुछ नहीं मिलता तो केशवानंद भारती तो होगा ही। तो यहाँ पे ये बोला गया कि जो रूल ऑफ लॉ है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है। बेसिक स्ट्रक्चर मतलब उसे अमेंड नहीं किया जा सकता है, रूल ऑफ लॉ तो रहेगा ही रहेगा, पार्लियामेंट उसे अमेंड नहीं कर सकती। फिर इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण, तो इसमें इंदिरा गांधी 39th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लेके आई। बेसिकली वो इस वजह से लेके आए कि क्योंकि उनका जो इलेक्शन था उसे चैलेंज कर दिया गया था। तो उन्होंने ये बोला कि जो प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन है उसे सुप्रीम कोर्ट नहीं डिसाइड कर सकती, उससे रिलेटेड जो डिस्प्यूट है। और भी 3 बॉडीज थी, आई मीन प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और स्पीकर। तो ये बोला गया कि जो अमेंडमेंट है ये रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट है। फिर हमारे पास आता है केस एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला। तो यहाँ पे ये बोला गया कि कॉन्स्टिट्यूशन में भले से अगर आर्टिकल 21 नहीं भी है, तो भी स्टेट हमें लाइफ और हमारे पर्सनल लिबर्टी से डिप्राइव नहीं कर सकती है, वो रूल ऑफ लॉ है। तो रूल ऑफ लॉ मतलब ये नहीं कि जो लॉ बना दे किसी ने उसी फॉलो करना, नहीं। रूल ऑफ लॉ मतलब कुछ साउंड प्रिंसिपल्स जिस पे लॉ बेस्ड है, और उस लॉ की सुप्रीमेसी है। आई होप यू आर गेटिंग इट। अब जब आप रूल ऑफ लॉ पढ़ रहे हैं ना, तो इसके रिगार्ड में डिक्लेरेशन भी जान लो, दिल्ली डिक्लेरेशन 1959 का। यहाँ पे मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ की बात करी गई थी। तो कुछ 4 चीज़ें थी जिसे मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ के अंदर मतलब इंक्लूड किया गया। तो पहला है कि डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, ठीक है। तो जो डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, इंडिविजुअल लिबर्टी, ये सब किसके अंदर आएगा? रूल ऑफ लॉ के अंदर। इफेक्टिव गवर्नमेंट जो कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर सके, वो भी रूल ऑफ लॉ के अंदर आएगा। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, बिना लॉ के अथॉरिटी के अरेस्ट नहीं करना, ये सब क्या है? सब रूल ऑफ लॉ के अंदर आएगा, मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ। दूसरा कंसेप्ट है सेपरेशन ऑफ पावर। तो हमारे जो भी ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में उनका पावर प्रिस्क्राइब कर रखा गया है, चाहे वो एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है, जुडिशरी है। अब वो उसे क्रॉस नहीं कर सकते हैं। ये कहता है सेपरेशन ऑफ पावर, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर एक ही बॉडी के पास सारी पावर्स आ जाएंगे तो क्या होगा? पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली।
तो डिक्टेटरशिप आ जाएगा अगर सारी पावर्स एक ही ऑर्गन के पास आ जाएगी। तो इस वजह से हमारे पास 3 ऑर्गन्स है जिनके बीच में पावर बटा हुआ है। अब हम देखेंगे कुछ डेफिनेशंस देखेंगे जिससे हमें थोड़ा और समझ आएगा कि सेपरेशन ऑफ पावर कितना पुराना कंसेप्ट है। तो इसके बारे में एरिस्टोटल ने बताया था। एरिस्टोटल ने बताया कि 3 तरीके की जो गवर्नमेंट है वो 3 तरीके की होनी चाहिए, एक डेलिबरेटिव, एक मैजिस्ट्रियल, एक जुडिशियल। तो जुडिशियल मतलब जो जुडिशरी वाला फंक्शन परफॉर्म करेंगे, मैजिस्ट्रियल मतलब एग्जीक्यूटिव वाला काम परफॉर्म करना है, और डेलिबरेटिव मतलब जिनका लॉ बनाने वाला काम होगा। फिर मंटेस्क्यू ने भी इसके बारे में कहा, उन्होंने कहा कि जो एग्जीक्यूटिव है उसे जुडिशियल और लेजिस्लेटिव फंक्शन नहीं परफॉर्म करने चाहिए, और जो लेजिस्लेचर है उसे एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल फंक्शन नहीं परफॉर्म करने चाहिए, और जो जुडिशरी है उसे एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव फंक्शंस नहीं परफॉर्म करने चाहिए। मतलब एक सिंगल पर्सन या बॉडी सारे पावर्स को नहीं एक्सरसाइज कर सकता। क्यों? क्योंकि उससे टिरेनी हो सकती है, और उससे टिरेनी होगी और क्या होगा, ऑब्वियसली लोगों की लिबर्टी हिंडर होगी ना। अगर एक इंसान के पास सारी पावर आएगी तो वो डिक्टेटर बनेगा तो जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी लिबर्टी हैम्पर होगी। तो पर्पस क्या है उसका, हम लोग ये देख सकते हैं। इसका पर्पस ये है कि एब्सोल्यूटिज्म ना हो। जैसे हम लोग देख सकते हैं कि जब इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी तो किस तरीके से वो सारी पावर्स लेने की कोशिश कर रही थी अपने पास, है ना, कितनी सारी पावर्स अपने पास लेके आ रही थी। अब क्या हो रहा था, वो एक डिक्टेटरशिप के टुवर्ड्स ही तो इंडिया मूव कर रहा था ना। अब सबका अपना अपना व्यूज हो सकता है अलग अलग गवर्नमेंट को लेके, दैट्स नॉट आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन। तो ये है बेसिकली इसके पर्पस ये है कि मतलब गवर्नमेंट का कम से कम इंटरफेरेंस रहे, लोगों की लिबर्टी बनी रहे, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली एफिशिएंसी रहेगी। अगर अलग अलग लोग अलग अलग काम करेंगे तो अब एक ही इंसान के पास सब काम आ जाए तो इतने अच्छे से नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर काम को बांट दिया जाए अलग अलग लोगों में तो काम अच्छे से होगा ना। जुडिशरी जो है हमारी इंडिपेंडेंट है। जुडिशरी जो है वो मेक श्योर करते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस है वो फॉलो हो रहा है कि नहीं। जो बाकी 2 ऑर्गन्स हैं वो कुछ कॉन्स्टिट्यूशन का अगेंस्ट तो नहीं कर रही, हमारा राइट्स का प्रोटेक्टर गार्जियन बन के रहती है, तो उसके पास अगर वो इंडिपेंडेंट नहीं रह पाएगी। एक कंसेप्ट है ना कमिटेड जुडिशरी का, तो हमारी जुडिशरी अगर कमिटेड हो जाएगी तो फिर कैसे चलेगा। अब हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविजंस जो कि सेपरेशन ऑफ पावर की बात करते हैं। देयर आर मेनी, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ कोट कर रही हूँ। तो सबसे पहली चीज, सेपरेशन ऑफ पावर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है, जैसे रूल ऑफ लॉ था। आर्टिकल 50 में इसके बारे में लिखा गया। आर्टिकल 50 ये कहता है कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को अलग रहना है, ठीक है, उनके पावर्स को जो है हम लोग अलग अलग रखना है। फिर आर्टिकल 53 ये बात करता है कि जो एग्जीक्यूटिव पावर है यूनियन की वो किसके पास होनी चाहिए, प्रेसिडेंट के पास होनी चाहिए। फिर हमारे पास आर्टिकल 121, 211, 212, 122 है, ये सब किसकी बात करता है, ये चारों इन सब चीज़ों की बात करते हैं कि जो लेजिस्लेचर है ना, वो कोर्ट के फंक्शन, कोर्ट क्या कर रहा है उसके बारे में ना डिस्कस करे हाउस में, और जो कोर्ट है वो पार्लियामेंट के फंक्शंस को, जो लेजिस्लेचर है उसके फंक्शंस को कोर्ट में ना डिस्कस करे, ठीक है। और फिर हमारे पास आर्टिकल 361 है जो कि प्रेसिडेंट और जो गवर्नर है उसे इम्यूनिटी देता है कोर्ट की प्रोसीडिंग से, क्योंकि एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन के काम में दखल अंदाजी नहीं करेगी। अब हम बात करेंगे इस डॉक्ट्रिन के एक्सेप्शन की। एक्सेप्शन कह सकते हैं या फिर इसी का पार्ट कह सकते हैं, जो कि है चेक एंड बैलेंसेस। चेक्स एंड बैलेंसेस क्या कहता है, कहता है कि वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स बनाना, मतलब एकदम ही एक लक्ष्मण रेखा खींच देना एक गवर्नमेंट की पावर के लिए वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। हम सोचे कि हम एकदम पूरा बांट दे कि नहीं बस तुम्हें यही करना, वो पॉसिबल नहीं है। हम लोग एक ऐसे गवर्नमेंट के सिस्टम बिलीव करते हैं जो कि अकाउंटेबल हो, मतलब जो एक गवर्नमेंट, लेट्स से फॉर एग्जांपल, जो काम लेजिस्लेचर कर रहा है उसे कोई रिव्यू कर सके, वो जो लॉज बना रहा है उसे कोई देखने वाला हो कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के विदिन तो है ना, कोई कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अगेंस्ट तो नहीं है, या फिर जो एग्जीक्यूटिव काम कर रहा है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रह के काम कर रहा है, जो लॉज बनाए गए उसके अकॉर्डिंगली ही काम कर रहा है कि नहीं, या फिर जुडिशरी किस तरीके से काम कर रहा है कि जुडिशरी अपनी पावर तो एक्सीड नहीं कर रहा है। तो हमें एक कुछ ऐसा सिस्टम चाहिए कि जो हम तीनों ऑर्गन्स की जो फंक्शनिंग है उसे चेक कर सकें, क्योंकि हम लोग को एक अकाउंटेबल गवर्नमेंट चाहिए। जब जैसे ही हमें इंडिपेंडेंस मिला तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे वो चाहते थे कि हम लोग को एक अकाउंटेबल गवर्नमेंट मिले। तो अगर हम लोग पावर एकदम बांट देंगे तो वो तो हम फिर चेक नहीं कर पाएगा, एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन की फंक्शनिंग को चेक नहीं कर पाएगा। तो इस वजह से हमारे जो सिस्टम है उसके अंदर हम लोग देख सकते हैं कि चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम है। इसका मतलब ये है कि एक ऑर्गन जो रहती है वो दूसरे ऑर्गन की फंक्शनिंग को देखती रहती है कि वो ठीक से मतलब जो उसकी पावर से उसके विद इन रह के फंक्शन से परफॉर्म कर रहा है, कहीं अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम तो नहीं कर रहा है। मतलब ये बहुत ज़रूरी है हमारे सिस्टम के लिए, वरना क्या होगा कि एकदम डेडलॉक क्रिएट हो जाएगा अगर आपस में बातचीत ही नहीं रहेगी। लेट्स से फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आप किसी भी स्कूल कॉलेज में पढ़ो, ठीक है, वहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है। अब ऑर्गेनाइजिंग कमेटी जो है ना, कोई भी फंक्शन होता है तो अलग अलग चीज़ के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनेंगे। अब उन लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन ही नहीं है तो प्रोग्राम कैसे हो पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है।
है ना। तो इसी वजह से क्या है कि जो गवर्नमेंट है इन लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन रहना चाहिए। हाँ, हम ये मानते हैं कि पावर जो है बटे होने चाहिए, बिल्कुल उस पावर के अंदर ही रह के काम करना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन रहना चाहिए, एक दूसरे की फंक्शनिंग को चेक करते रहना चाहिए। जैसे जो मैं मिस्टेक्स है वो कम होगा, ठीक है, मतलब एक ब्रांच कोई गलती करेगा तो दूसरा ब्रांच उसे ओवरकम कर लेगा, बैलेंस बना रहेगा, ठीक है, कि एक ने गलती करी तो लोगों को नहीं सफर करना पड़ेगा इससे। तो चलो अब हम लोग देखते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर का एक्सेप्शन है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि कहाँ पे चेक्स एंड बैलेंसेस के बारे में मेंशन किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं लेजिस्लेचर। हमें पता है जो लेजिस्लेचर है वो एग्जीक्यूटिव के काम में भी इंटरफेयर करता है और जुडिशरी के भी काम में इंटरफेयर करता है। जैसे प्रेसिडेंट को इम्पीच करने की पावर है, जज को इम्पीच करने की पावर है। फिर एग्जीक्यूटिव काम देख सकते हैं, एग्जीक्यूटिव जो उसके पास लॉ मेकिंग पावर है। जैसे आर्टिकल 123 के अंदर जो प्रेसिडेंट है वो ऑर्डिनेंस बना सकता है। आर्टिकल 72 के अंदर उसे पार्डन करने की पावर है। फिर जज को अपॉइंट करता है। फिर वो सुप्रीम कोर्ट को भी कंसल्ट कर सकता है किसी मैटर से रिलेटेड। और जो एग्जीक्यूटिव है जैसे क्वाजी जुडिशियल बॉडीज, ट्रिब्यूनल्स वगैरह ये सब रहता है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो एग्जीक्यूटिव है वो जुडिशियल फंक्शंस में भी इंटरफेयर करता है। फिर जुडिशरी जो है वो भी जो है वो एग्जीक्यूटिव के काम में भी इंटरफेयर करते हैं और लेजिस्लेचर के काम में भी। जैसे वो गाइडलाइंस इशू कर सकते हैं, लाइक विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के केस में उन्होंने गाइडलाइंस इशू किया था। जो अमेंडिंग पावर है वो ये देख सकती है कि एक लिमिट के अंदर है। जैसे केशवानंदा भारती के अंदर इतने सारे जो सीरीज ऑफ हमारे केस आए, है ना। फिर जुडिशियल एक्टिविज्म कर सकती है, जो एक गैप क्रिएट हो जाता है ना कि जो बाकी ऑर्गन से ठीक से फंक्शन नहीं करते, उस गैप को फिल कर सकती है। जब भी हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, कोई भी कंसेप्ट पढ़ते हैं, तो हम लोग जब कंपैरिजन करते हैं ना, तो हम कंपैरिजन मोस्टली यूएस की गवर्नमेंट या यूके की गवर्नमेंट से करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमने बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन जो है उधर के जो सिस्टम है वहाँ से लिया है। तो सबसे स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर जो है वो फॉलो होता है यूएस में। तो जो शुरुआत के ही 3 आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 1 ये कहता है कि जो लेजिस्लेटिव पावर है वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और हाउस ऑफ सेनेट के पास होगा। फिर आर्टिकल 2 में कहता है कि जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो प्रेसिडेंट के पास है। आर्टिकल 3 में अकॉर्डिंगली बता देता है कि जो जुडिशियल पावर है वो कोर्ट्स के पास है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं एकदम स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर है। फिर उसके बाद आता है हमारे पास यूके में कोई सेपरेशन ऑफ पावर नहीं, वहाँ पे फ्यूजन ऑफ पावर माना जाता है। वहाँ पे पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी है, जो पार्लियामेंट ने कह दिया वही जो है सुप्रीम है। इनफैक्ट जो जुडिशरी है उसे भी वही मानना पड़ता है जो कि पार्लियामेंट ने कह दिया, तो वहाँ पे पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी है। तो जैसे हम लोग देख सकते हैं राम जवाई कपूर वैसे स्टेट ऑफ पंजाब के केस में कहा गया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो स्ट्रिक्ट सेंस से सेपरेशन ऑफ पावर को नहीं फॉलो करता है ना। ये भी साथ में नहीं एज्यूम कर रहा है कि एक ही ऑर्गन के पास सारी पावर है। तो चेक्स एंड बैलेंसेस वाला सिस्टम, ठीक है। और यहाँ पे मैंने और केस लॉज मेंशन कर दिया, आप रीड कर सकते हो। और मतलब जैसे आपका आंसर राइटिंग अच्छा हो, ठीक है, जो समझाने वाला पॉइंट है मैं सिर्फ वो बोल रही हूँ, ठीक है। तो अगला टॉपिक है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का मतलब नाम से पता चला है, हमें पता है जो लॉ मेकिंग पावर है वो किसके पास है, लेजिस्लेचर के पास। लेकिन जो लेजिस्लेचर है ना, ये पावर अपनी एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी को डेलीगेट कर देते हैं, मतलब लॉ बनाने की पावर एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी को पास कर देती है, तो उसे हम लोग डेलीगेटेड लेजिस्लेशन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल देती हूँ, एडवोकेट्स एक्ट 1961 में अगर आप देखोगे तो जो बार काउंसिल है उसको पावर मिल रखी है कि लॉ बना सकता है, और बार काउंसिल क्या है कि एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, तो यही है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। मतलब लेजिस्लेचर अपना लॉ बनाने का पावर किसे दे रहा है, वो अपना पावर दे रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी को, दैट्स इट, यही है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन और कुछ भी नहीं है। फिर सैलमन ने इसमें एक बात बोली थी, सैलमन ने ये कहा था ना कि जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है ये अपनी एग्जिस्टेंस के लिए किसी एक सुप्रीम में सुपीरियर अथॉरिटी पे डिपेंड करता है। मतलब कोई डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है वो वैलिड कभी रहेगा अगर जब तक पार्लियामेंट चाहेगी, ठीक है, जब तक लेजिस्लेचर चाहेगी। अगर लेजिस्लेचर नहीं चाहेगी तो वैलिड नहीं रहेगा। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल माई बैंक अकाउंट, लेकिन पैसा किसका, मेरे पापा का, है ना। तो मैं यूज करूंगी, भले से मेरे को उन्होंने डेलीगेट कर रखा है कि आई कैन यूज दैट थिंग, लेकिन जब तक वो चाहेंगे तभी तक मैं उसे यूज कर सकती हूँ, अदरवाइज व्हाट टू से, कमिंग ऑन द टॉपिक। फिर उसके बाद जब हम लोग डेलीगेटेड लेजिस्लेशन पढ़ेंगे ना, तो उसमें 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है पेरेंट एक्ट और एक चाइल्ड एक्ट। पेरेंट एक्ट मतलब वो लेजिस्लेचर, मतलब वो एक्ट है ना जिधर से एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी को पावर दिया गया है, वो होता है पेरेंट एक्ट। और चाइल्ड एक्ट मतलब जिसे वो लॉज जिसे एग्जीक्यूटिव बना रही है, जैसे डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के अंदर पावर मिला है, उस पावर का इस्तेमाल करते हुए जो लॉ एग्जीक्यूटिव बना रही है, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना रही है, उसे हम लोग चाइल्ड एक्ट कहते हैं। डर्नमोर कमिटी, जिसे कमिटी ऑन मिनिस्टर्स पावर भी कहा जाता है। ये आप सुनते हो ना कि रूल्स, रेगुलेशंस, बाय लॉज, ये सब क्या है,
ये सब डेलीगेटेड लेजिस्लेशन ही तो है। और एक कॉन्स्टिट्यूशन है, हाँ बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन है। आर्टिकल 13 में आप पढ़ते नहीं हो? उधर लॉ का मतलब क्या है? एनी काइंड ऑफ रूल्स, ऑर्डर, बायलॉज, रेगुलेशंस, ये क्या है? ये सब डेलीगेटेड लेजिस्लेशन ही तो है। अब इसका पर्पस क्या है? तो डोनामोर कमेटी के हिसाब से डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का पर्पस क्या है? सबसे पहला रीजन तो ये है कि पार्लियामेंट के पास इतना सारा मतलब बहुत सारा काम रहता है, इतना सारा टाइम नहीं है कि वो इतनी सारी चीजें मतलब इतनी छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दे सके। तो पॉसिबल ही नहीं है पार्लियामेंट के लिए। जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का एग्जांपल लेते हैं। पार्लियामेंट ने क्या किया, उसमें एक स्केलेटन एक्ट बना दे, बाकी पावर किसको दे दी? एग्जीक्यूटिव को दे दी। दूसरा, टेक्निकलिटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर। जैसे हर एक सब्जेक्ट जो रहता है उस पर जरूरी नहीं है कि पार्लियामेंट के पास नॉलेज हो। कोई सब्जेक्ट है वो मेडिकल से रिलेटेड है, तो क्या आपको लगता है फिर कोई चीज बहुत ही डीप साइंस की नॉलेज से रिलेटेड है, तो क्या लगता है आपको कि पार्लियामेंट की इसकी नॉलेज होगी? नहीं। तो ऐसे में क्या है, डेलीगेट करना ही ठीक रहता है। फिर अगला है कंटिजेंसी प्रोविजन। मतलब कोई ऐसी अनफोर्सिन सिचुएशन आ गई, हमें पता नहीं है, वहां पे मैं तुरंत से तुरंत एक्शन लेना होगा, तो वो पावर जो है एग्जीक्यूटिव को मिल जाती है। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं टेररिस्ट एक्टिविटी का। फिर एक्सपेरिमेंट करने के लिए, जैसे पार्लियामेंट तो अब लॉ नहीं बनाएगी ना कि एक्सपेरिमेंट कर सके या नहीं कर सके। जो लोग इंप्लीमेंट करते हैं उन्हें पता है कि एक्सपेरिमेंटेशन किस तरीके से हो सकता है। जो लेजिस्लेचर है वो तो जाके एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकती ना। तो चौथा रीजन जो है वो ये है कि जो लेजिस्लेचर है वो एग्जीक्यूटिव को पावर देती है, एडमिनिस्ट्रेटिव को पावर देती है कि वो एक्सपेरिमेंट कर सके। जैसे ट्रैफिक का बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है तो ऑड इवन फॉर्मूला लगना, ये सारी चीजें। तो ये सब क्या है? ये सब पर्पस है, रीजन है कि क्यों डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्यों बनाना चाहिए। और भी रीजंस है ना। और क्या रीजंस है? ये डोनामोर कमेटी का नहीं है लेकिन और भी रीजंस है। जैसे जैसे कॉन्फिडेंशियल मैटर्स, मतलब लॉ को पहले पब्लिश नहीं किया जा सकता, मतलब इंप्लीमेंट करने से पहले से पब्लिश नहीं किया जा सकता है, वरना जिस मकसद से लॉ पास हो वही फेल हो जाएगा। जैसे इम्पोर्ट ड्यूटी इम्पोजिशन। फिर कॉम्प्लेक्सिटी, कभी कभी जो प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, तो ऐसे में उसे डेलीगेट करना ही ठीक रहेगा। फिर फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी जैसे क्या, एग्जीक्यूटिव ने चाहा, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी ने चाहा कि ये लॉ बन जाना चाहिए, वो तुरंत से बना देंगे, तुरंत उस पर काम कर सकते हैं। लेकिन ये चीज पार्लियामेंट के साथ नहीं है, लेजिस्लेचर के साथ नहीं है, उन्हें इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, तब तो जाके कोई लॉ बनेगा। फिर अब देखते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को क्लासिफाई कैसे किया जाता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन क्या पता कभी भी आपके नॉलेज के लिए अच्छा है। तो पहला टाइटल बेस्ड क्लासिफिकेशन। तो टाइटल के हिसाब से जैसे रूल्स हो गए, रेगुलेशंस हो गए, बायलॉज हो गए, ऑर्डर्स हो गए, डायरेक्शन हो गए, नोटिफिकेशन हो गया। दूसरा डिस्क्रिशन बेस्ड क्लासिफिकेशन, मतलब यहाँ पे एग्जीक्यूटिव के ऊपर है, वो लॉ बनाना चाह रहा है या नहीं बनाना चाह रहा है। ठीक है, मतलब मान लो कि कोई पर्टिकुलर कंडीशन आएगी तो ही वो लॉ बना सकता है, तो डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये है डिस्क्रिशन। तीसरा है पर्पस के हिसाब से कि किस पर्पस के लिए वो जो पावर है डेलीगेट किया गया है, उस एक्ट को एक्सटेंड करने के लिए या उस एक्ट को ऑल्टर करने के लिए, वट एवर इट इज। फोर्थ है अथॉरिटी के ऊपर हम लोग उसे क्लासिफाई कर सकते हैं। मतलब जिस अथॉरिटी को रूल बनाने का पावर दिया गया है, जिस एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी को लॉ बनाने का पावर दिया गया है, क्या वो पावर और डेलीगेट कर सकता है, आगे किसी और को दे सकता है, किसी और को पावर असाइन कर सकता है। फिफ्थ तरीका है क्लासिफाई करने का नेचर के हिसाब से। तो इसमें सबसे पहले आता है हमारे पास नॉर्मल डेलीगेशन। नॉर्मल डेलीगेशन दो तरीके के हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव मतलब ये बता दिया जाता है कि आप मतलब ये एक्सटेंट है, ये लिमिट है, इधर तक जो है आप मतलब जो है पावर्स डेलीगेट करी गई है। ठीक है। नेगेटिव क्या है? नेगेटिव ये बोलता है कि रिस्ट्रिक्शन लगाता है, कहते ये तो नहीं कर सकते, ये तो कतई नहीं किया जा सकता है। फिर अगला है नेचर बेस्ड क्लासिफिकेशन में ही एक पहला था नॉर्मल, दूसरा है एक्सेप्शनल डेलीगेशन, मतलब वो काम जिसे डेलीगेट ही नहीं किया जा सकता, जैसे लॉ को अमेंड करना। अगला आता है कॉन्स्टिट्यूशनलिटी की बात करते हैं कि क्या डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कॉन्स्टिट्यूशनल है। तो ऐसा तो कोई एक्सप्रेस मेंशन नहीं है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कि ये कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है, लेकिन हम जो है थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं कि हम किस लिमिट तक जो पावर है उसे डेलीगेट कर सकते हैं। फिर इसके रिगार्डिंग हमारे पास रे डेली लॉज एक्ट है। ये जहां पे भी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की बात करी जाती है वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट केस है, मतलब बोला जाता है कि इट इज दिस केस इज बाइबल फॉर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। तो इसमें ये बताया गया है कि क्या पावर है जिसे डेलीगेट नहीं किया जा सकता है। जैसे पार्लियामेंट पावर डेलीगेट कर करके अपनी जैसी कोई पैरेलल बॉडी नहीं क्रिएट कर सकती है। पार्लियामेंट इज पार्लियामेंट, किसी को कितनी भी पावर दी जाए दूसरा पार्लियामेंट नहीं बन सकता है। फिर जो कुछ एसेंशियल फंक्शंस है पार्लियामेंट के उसे नहीं डेलीगेट किया जा सकता। और इस केस में ये कहा गया, मैं आपको बेसिकली इस केस की ही बातें बता रही हूँ, इस केस में ये कहा गया कि इंडिया जो है वो एकदम स्ट्रिक्ट सेंस में सेपरेशन ऑफ पावर नहीं फॉलो करता है। तो इसका मतलब ये है कि जो लेजिस्लेचर की लॉ मेकिंग पावर है वो हम एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी को डेलीगेट कर सकते हैं। फिर एक मैक्सिम है डेलीगेटस नॉन पोटेंस डेलीगेट, वो यूएस में अप्लाई होता है, इंडिया में नहीं अप्लाई होता है।
इस मैक्सिम का मतलब यह है कि जो ऑलरेडी एक डेलीगेट है वो फर्दर अपने पावर को डेलीगेट नहीं कर सकता है। क्या मतलब, ऐसा माना जाता है कि जो लेजिस्लेचर है ना, यूएस में जो लेजिस्लेचर है वो ऑलरेडी जो इनका कॉन्स्टिट्यूशन है उसका एजेंट है, मतलब ऑलरेडी उसे पावर डेलीगेट किया गया है। तो खुद एक डेलीगेट है, वो फर्दर अपने पावर को किसी और को डेलीगेट नहीं कर सकता। लेकिन हमारे इंडिया में ऐसा नहीं माना जाता। हमारे इंडिया में जो हमारा लेजिस्लेचर है, पार्लियामेंट है, उसे किसी का डेलीगेट नहीं माना जाता, उसे किसी का एजेंट नहीं माना जाता है। तो इस वजह से जो पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी है वो अपने फंक्शंस को, अपने कुछ काम को जो है वो डेलीगेट कर सकती है। फिर हम कैसे डिटरमाइन करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी किसी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की? तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के केस में देखते हैं। इसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि जो पेरेंट एक्ट है उसके साथ कंसिस्टेंट रहना चाहिए। मतलब जो भी लॉ एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी पास कर रही है, जैसे पावर मिला है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के अंदर, वो पेरेंट एक्ट के साथ कंसिस्टेंट रहना चाहिए। दूसरा, रीजनेबल रहना चाहिए। फिर जो डेलीगेशन है उसकी लिमिट मतलब उतनी उसी लिमिट में हो जितना लिमिट प्रिस्क्राइब किया गया हो, उससे ज़्यादा एक्सीड ना करे। फिर कई पब्लिक इंटरेस्ट का तो वायलेशन नहीं हो रहा, किस कंटेक्स्ट में उस डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को यूज किया जा रहा है। तो बेसिकली ये कुछ तरीके हैं जिससे कि हम लोग पता कर सकते हैं कि जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है। फिर अगली चीज हम लोग पढ़ते हैं कि क्या डेलीगेटेड लेजिस्लेशन पे किस तरीके से कंट्रोल लगाया जा सकता है। अब मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज हैं उनके पास बहुत सारे पावर है। अब देखो लॉ बनाने का भी पावर आ गया, तो क्या उनके ऊपर कंट्रोल किया जाता है? बिल्कुल, उनके ऊपर पार्लियामेंट्री कंट्रोल है, जुडिशियल कंट्रोल है और एग्जीक्यूटिव कंट्रोल, तो हम सब देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पार्लियामेंट्री कंट्रोल। तो 2 स्टेजेस पे होता है पार्लियामेंट का कंट्रोल। पहला इनिशियल स्टेज, तो उसमें ये डिसाइड हो जाता है कि कितना पावर डेलीगेट किया जाएगा, ठीक है, और ये बता दिया जाता है कि डेलीगेशन पावर वैलिड है या नहीं है। तो ये तो एकदम इनिशियल स्टेज है, अभी मतलब लेजिस्लेशन बना ही नहीं। दूसरा जो है वो है डायरेक्ट। इसमें डायरेक्ट कंट्रोल भी ना 2 तरीके के हैं, एक तो जनरल और दूसरा है स्पेशल। जनरल में वही कंट्रोल कैसे एक्सरसाइज किया जाएगा, डिबेट्स, क्वेश्चन पुटअप करके, रेजोल्यूशन मूव करके। और स्पेशल तरीका कैसे होता है? स्पेशल मतलब जो भी ये डेलीगेटेड लेजिस्लेशन बन रहा है उसे पार्लियामेंट के सामने मतलब प्रेजेंट किया जाएगा। ये भी 3 तरीके का है, सिंपल लेइंग, नेगेटिव लेइंग और अफर्मेटिव लेइंग। अब उसके बाद आता है इनडायरेक्ट कंट्रोल। इनडायरेक्ट कंट्रोल कैसे? मतलब बहुत सारी कमिटीज बनी है तो उनके थ्रू कंट्रोल कर सकता है, किया जा सकता है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है वो अपनी पावर का मिसयूज ना करे। फिर ये चेक किया जा सकता है कि ये जो रूल बनाया गया है, जो भी लॉ बना रही है एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, वो जो एक्ट था उसके जनरल ऑब्जेक्ट से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्या वो कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को बार कर रहा है डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। क्या उसको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट मतलब जैसे कि वो लॉ आज बना है लेकिन वो इफेक्टिव जो डेट बीत चुका है उस तारीख से होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल देती हूँ, आपकी मम्मी डांटने बैठी है, तो क्या करेंगे आपकी मम्मी? आपके अपने गुस्से का वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिखाएंगे। मतलब आज जो आपने किया उसके लिए तो सुनोगे ही सुनोगे, बाकी जो आपने पीछे भी किया है ना उसको लिए भी सुनोगे। फिर अगला है कि प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो कर रहे हैं नहीं। क्या है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस? हम आगे ये टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। जुडिशियरी कैसे कंट्रोल एक्सरसाइज करती है? जुडिशियरी बस यही देखती है कि कहीं कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट तो नहीं है या फिर जिस एक्ट के थ्रू से पावर मिली थी उसके अगेंस्ट तो नहीं है। मतलब ये देखती है कि जिस पेड़ पे खड़ा है उसी पेड़ की टहनी को काट रहा है, इस तरीके से, ठीक है। या फिर मतलब जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद करना, समझ गए? ये ऐसे करके जो है जुडिशियरी कंट्रोल एक्सरसाइज करती है। अगला है एग्जीक्यूटिव कैसे कंट्रोल एक्सरसाइज करती है। रूल्स ले डाउन कर सकती है, पहले से कोई चीज पब्लिश कर सकती है, या फिर एक्सपर्ट अथॉरिटी से कंसल्ट करना, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को का पब्लिकेशन करवा के, है ना। फिर एक ही केस है, ठीक है, राजा बुलंदशहर, आप इसे पढ़ सकते हो, इसमें ऐसा कुछ समझाने वाला नहीं है, चीज रिपीट हो रही है। फिर क्या इसका फायदा है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का? सबसे पहले ये है कि ये पार्लियामेंट का टाइम सेव करता है, ऑब्वियसली फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, मतलब झटपट लॉ बनाया जा सकता है, इमरजेंसी सिचुएशन से डील किया जा सकता है। और जो ग्राउंड लेवल पे काम कौन कर रहा है? एग्जीक्यूटिव ही काम कर रही है ना, तो कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव को ज्यादा आइडिया रहता है कि कैसे मतलब उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। फिर एक्सपर्टीज, मतलब जिस मैटर में एक्सपर्टीज चाहिए होती है हमें उस मैटर में एक्सपर्टीज मिल जाता है, लॉ कॉन्फिडेंशियल रह जाता है, फिर एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिलता है, जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होती है वो भी इजीली सॉल्व हो जाती है। लेकिन सिर्फ चीज़ें अच्छी हो सकती हैं क्या? हट, ऐसा थोड़ी है, बुराई तो होती ही है। तो इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? तो पब्लिक इंटरेस्ट को इग्नोर कर दिया जाता है, ठीक है। फिर अब एक बार लेजिस्लेचर ने काम दे दिया है तो बार बार नहीं देखेगी लेजिस्लेचर, है ना। मतलब इतनी अच्छे से स्क्रूटिनी नहीं रहती, बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटी है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन एंड क्योस हो सकता है फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से। फिर कहा जाता है सेपरेशन ऑफ पावर का वायलेट कर रहा है, सेपरेशन ऑफ पावर को। फिर ये जो प्रोसेस है वो थोड़ा अनडेमोक्रेटिक है। अनडेमोक्रेटिक ऐसा है जैसे हमने इलेक्ट किया,
वो लोग लॉ नहीं बना रहे हैं, पब्लिक को आंसरेबल है ही नहीं, है ना। ये चीज़ हो गई। उसके बाद पार्लियामेंट में कोई भी चीज़ होती है तो उसमें कलेक्टिव विजडम रहता है, सब अपनी बातें रखते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। लेकिन इस बात को भी काटने के लिए वो कोटेशन है, टू मैनी शेफ्स स्पॉइल द ब्रेड। तो बहुत ज़्यादा चर्चा भी हो जाती है तो कोई चीज़ सही नहीं रहता। anyhow, लेकिन कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जिन्हें डेलीगेट किया जा सकता है और कुछ ऐसे हैं जिन्हें डेलीगेट नहीं किया जा सकता है। तो क्या 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 चीज़ें डेलीगेट करी जा सकती हैं? जैसे सपोज कोई पेरेंट एक्ट है ना, उसके अंदर कुछ डिटेल्स डालने हैं, ये फंक्शन डेलीगेट किया जा सकता है। मॉडिफाई करना है, पनिशमेंट प्रिस्क्राइब करना है, और उसको एक्सटेंड करना है सेट को, या फिर किसी पर्टिकुलर जगह हो गया पर्टिकुलर चीज़ को एग्जाम्प्ट करना है, उसका एप्लीकेशन डिसाइड करना है, उसे सस्पेंड करना है। फिर अब हम देखते हैं, ये मतलब बेसिकली कुछ फंक्शंस है जिसे डेलीगेट किया जा सकता है। अब हम देखते हैं क्या फंक्शंस हैं जिन्हें डेलीगेट नहीं किया जा सकता है। जैसे बहुत इंपॉर्टेंट कोई लेजिस्लेटिव फंक्शन है, और या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर की कोई चीज़ नहीं अलाउ करी जा सकती। पार्लियामेंट के लॉ कमेंट नहीं कर सकता है ना। एक तो उसी में से पावर दिया, उसी के लॉ कमेंट करने चला है। और ऐसा कोई भी पावर नहीं दिया जा सकता कि जिससे कि जुडिशरी के पावर को एक्सक्लूड कर दे। पार्लियामेंट कह रहा होगा मेरे पास तो है नहीं, तुम कर लो पहले। फिर इसके फायदे में कुछ केस लॉस बोले गए हैं, जैसे सुखदेव सिंह का केस, इसमें बोला गया कि अर्जेंसी के मैटर में सबसे अच्छा ऑप्शन यही है। तो यहाँ पे एक दो केस और है, आप रीड कर सकते हो, इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है, ठीक है। वो पूछा जाएगा तो जिससे आप आंसर कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। मतलब ये वो प्रिंसिपल्स है ना, फर्क नहीं पड़ता आपके लीगल सिस्टम में जो भी आपका लॉज उसमें मेंशन है या नहीं है, फॉलो करना है तो फॉलो करना ही पड़ेगा। जैसे इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, इसके अंदर आता है कि कोई जज नहीं हो सकता अपने केस में, ऑडी अल्टरम पार्टम, दूसरे पार्टी को भी सुनो। तो ये ऐसी 4 चीज़ें हैं जो कि हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे नेमो जुडिक्स इन कॉजस हुआ, मतलब रूल अगेंस्ट बायस, नो वन कैन बी अ जज इन हिज ओन कॉज। मतलब खुद के मैटर में हम जज नहीं हो सकते। आप लोग थोड़ा बोर हो गए होगे ना, चलो एक कहानी सुनाती हूँ तो अच्छे से समझ आएगा। क्या होता था, जब मैं स्कूल जाती थी तो जब एग्जाम होता था तो ना हमारे पेरेंट्स को आंसर शीट भी दिखाई जाती थी और रिपोर्ट कार्ड अलग दिन मिलता था। समझ लो ना, 2 दिन ट्रॉमेटाइज करते थे। तो क्या होता था, जैसे पीटीएम होने वाली है, पेरेंट टीचर मीटिंग होने वाली है, तो उससे एक दिन पहले क्या करती थी टीचर, क्लास में आंसर शीट लेके आती थी और कहती थी कि अरेंज कर दो, है ना। अब तो जब मैं उस स्कूल में गई तो मैं नई थी, है ना, तो बोला कि अरेंज करने के लिए। तो मैं बहुत स्मार्ट, मैंने क्या किया, जिसमें नंबर कम थे सोचा इसे कुछ ऐसा अरेंज करती हूँ कि मतलब पापा देखने आए, मम्मी देखने आए तो दिखे ही ना। और मतलब जब मैं शीट दिखाऊंगी तो मतलब कुछ ऐसा करूँ कि नंबर दिखे ही ना। होता है ना कुछ कुछ मतलब एकदम ही नंबर बहुत बढ़िया आ जाते हैं। तो क्या होता है उसके बाद मैं अरेंज कर देती हूँ। उसका मैं टीचर मेरी देखती है, टीचर चेक कर रही होती है। टीचर ने एक्चुअली मतलब सबको बता रखा था पहले से कि पहले इस सब्जेक्ट को रखना, दूसरे नंबर पे इस सब्जेक्ट को, तीसरे नंबर पे इस सब्जेक्ट को। लेकिन मेरे अंदर गम इतना था नंबर ऐसे आने का, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। तो अब मैंने अपनी स्मार्टनेस दिखाई, तो मैं टीचर देखती है और बताओ वो क्या करती हैं, मतलब लेती हैं और पूरी क्लास के सामने इतनी तेज डांटती हैं और मेरी आंसर शीट को ऐसे कर देती है। मतलब फाड़ी नहीं, फाड़ भी देती तो भी चलो कुछ समझ आता, फाड़ी ने मतलब बहुत ह्यूमिलिएट किया। तो ये बताया कि नो वन कैन बी जज इन हिज ओन कॉज। तो मतलब मेरी कॉपी है तो मैं उसमें जज नहीं हो सकती कि पहले कौन सा आंसर शीट रखना है, कौन से सब्जेक्ट का, और दूसरे नंबर पे कौन से सब्जेक्ट का। समझ आया। अब ये है कितने तरीके के, मतलब ये जो बायसनेस है कितने तरीके की होती है। तो 3 तरीके का है, एक पर्सनल बायस, पिक्यूलियरी बायस और सब्जेक्ट मैटर बायस। तो पिक्यूलियरी बायस, मान लो किसी पर्सन को उस मैटर में जज नहीं बनाया जा सकता है जिसमें उसका कोई मॉनेटरी रिलेटेड मैटर, मतलब मॉनेटरी इंटरेस्ट हो, ठीक है, जिसमें उसका पैसा इन्वॉल्व हो। जैसे एक डॉक्टर बोनहम का केस है, इसमें क्या हुआ कि कॉलेज ऑफ फिजिशियन था, उन्होंने एक डॉक्टर के ऊपर फाइन लगा दिया कि बिना लाइसेंस के प्रैक्टिस कर रहा है। तो यहाँ पे बोला गया कि जो डिसीजन है बायस्ड है, क्यों, क्योंकि जो फाइन देता है ना, आधा फाइन तो कॉलेज के पास जाता है और आधा किंग के पास। तो सीधी सी बात है, बायसनेस तो होगी क्योंकि पैसा उन्हें मिलने वाला था। फिर अगला बायस हम लोग पढ़ते हैं पर्सनल बायस। पर्सनल बायस मतलब जज का कोई अपना पर्सनल इंटरेस्ट हो सकता है, ठीक है, जैसे कोई रिलेटिव हो गया, फ्रेंड हो गया, एनिमी हो गया, तो उस हिसाब से जो है फर्क पड़ता है। जैसे AK क्रैपक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें क्या था कि जो सिलेक्शन कमिटी में जो जज था वो कैंडिडेट भी था। तो अगर मेरे को खुद ही मौका मिले तो किसी मैटर को जज करने के लिए, मैं कैंडिडेट भी हूँ, तो रिजल्ट तो समझ ही सकते हैं आप। उसके बाद फिर अगला केस है हमारे पास
अब देखिए आप रीड कर लेना, इस मैसेज कुछ बताने वाला है। तीसरा सब्जेक्ट मैटर को लेके बायसनेस, जैसे सबकी अपनी कोई आइडियोलॉजी होती है, फिर किसी जज का किसी सब्जेक्ट मैटर में पर्टिकुलर इंटरेस्ट हो तो हम अपने आप ही जजमेंट जो है अज्यूम कर लेते हैं कि ये जज है तो यही जजमेंट आने वाला है। अगर हमें पता है कि ये जज है ना, और हमें पता है तो हम अंदाजा लगा लेते किसी तरीके का जजमेंट आने वाला है। जैसे इसमें हम लोग एक केस देख सकते हैं गुल्लापल्ली नागेश्वर राव का। इसमें क्या हुआ कि जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट थी, जिन्होंने रोड ट्रांसपोर्ट को नेशनलाइज किया, उन्होंने ही इसके अगेंस्ट ऑब्जेक्शन सुना। तो इस ऑर्डर को चैलेंज किया पिटीशन ने, कहा कि जिन्होंने इसे पास किया है तो सीधी सी बात है ना, इसके फेवर में ही बोलेंगे। समझ आया? ये हो गया हमारा सब्जेक्ट मैटर को लेके बायसनेस। फिर अगला प्रिंसिपल है वो है ऑडी अल्ट्रम पार्टम, मतलब कोई मैटर है तो उसमें जिस पार्टी के अगेंस्ट हो रहा है, मतलब दोनों पार्टी को सुना जाएगा। ठीक है, बिना सुने किसी पार्टी को किसी भी तरीके का फैसला ना सुनाया जाए। तो जैसे नोटिस देना, रीजनेबल एंड एडिक्वेट तरीके से बताना, टाइम बताना, प्लेस बताना कि किस तरीके की हियरिंग होने वाली है, क्या चार्जेस तुम्हारे अगेंस्ट फ्रेम किए गए हैं। फिर इससे रिलेटेड एक केस है अन्नामलाई कॉटन मिल्स लिमिटेड। इसमें नोटिस तो सर्व किया गया मिल को कि तुम्हारे अगेंस्ट जो है बिजली चोरी का इल्जाम है, पर उसे इनएडिक्वेट माना गया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर मीटर की रीडिंग ही नहीं थी, कौन सी अथॉरिटी एक्शन ले रही, कुछ बताया ही नहीं गया था। तो ये नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल के अगेंस्ट है। ऑडियो अल्ट्रम पार्टम में ये भी आता है कि जो दूसरी पार्टी से इन्फॉर्मेशन दिया जाए, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दिया जाए, तो वही तो अपना केस प्रिपेयर कर पाएगी ना, तो वही तो कुछ बोल पाएगी। वरना आप उसे कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं दे रहे तो क्या बोल पाएगी? तो राइट टू बी हर्ड उसका तो ऑलरेडी चला गया ना। फिर अगला है एविडेंस। तो जो भी एविडेंस है उसके अगेंस्ट उसे पूरा उसे डिस्क्लोज किया जाए कि ये जो एविडेंस है तुम्हारे अगेंस्ट, ये एविडेंस है, तो जिससे कि अपना केस प्रिपेयर कर सके। फिर क्या, जो भी मतलब किसी तरीके का अगर इन्वेस्टिगेशन वगैरह कुछ भी हुआ है तो उसे एविडेंस दिया जाए जिससे कि उसके पास मौका हो कि अपना केस प्रिपेयर कर सकता है ना, जिससे कि वो एविडेंस को रिबर्ट कर सकता है। रिबर्ट करने के क्या तरीके? लीगल रिप्रेजेंटेशन या फिर क्रॉस एग्जामिनेशन। फिर अब जरूरी नहीं है कि हमेशा क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका दिया जाएगा। जैसे एक हीरानाथ मिश्रा का केस है, इसमें मेल स्टूडेंट को क्रॉस एग्जामिनेशन करने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि एक फीमेल स्टूडेंट को इससे एम्बेरसमेंट होती। फिर इंक्वायरी अगर हुई है तो जो इंक्वायरी रिपोर्ट की कॉपी है वो भी दिया जाए, क्योंकि तभी तो अपना जो है केस प्रिपेयर कर पाएगा ना, यही बात है। फिर राइट ऑफ हियरिंग। अच्छा, हियरिंग ना दो तरीके की होती है, एक तो डिसीजन लेने से पहले सुनने की बात करी जा रही है और दूसरा पोस्ट डिसीजन हियरिंग। तो मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एक इमरजेंट सिचुएशन था, तो ऐसे में इमीडिएट एक्शन की जरूरत थी, तो डिसीजन से पहले नहीं सुना गया, लेकिन हाँ डिसीजन के बाद भी सुना जा सकता है ना। फिर अगला है हमारा रीजनड डिसीजन, या जैसे हम लोग बोलते हैं स्टैंडिंग ऑर्डर या स्पीकिंग ऑर्डर। ये है ना कि कोई भी डिसीजन जो पास कर रहा है, कोई भी डिसीजन जो दे रहा है, उसके पीछे का रीजन बताओ। इससे क्या होता है कि कोई मतलब आर्बिट्ररी डिसीजन नहीं पास किया जाएगा, क्योंकि उन्हें पता है कि मुझे लिखना है, मैं जो भी डिसीजन दे रही हूँ मुझे उसके पीछे की रीजनिंग लिखनी है। तो मैं हवा में तो तीर नहीं चलाऊंगी ना, मैं जो भी बात सामने रखूंगी, जो भी डिसीजन लूंगी, मैं उसको पूरा अच्छे से उसकी बैकिंग करूंगी, अच्छे से उसका रीजन दूंगी, क्योंकि लोगों वो स्क्रूटनी में आएगा, लोग देखेंगे कि अच्छा ये रीजन है, तो कुछ गलत होगा तो ऑब्वियसली पकड़ लिया जाएगा। तो इससे क्या है, एक तरीके से डर बना रहेगा कि कुछ भी आर्बिट्ररी एक्शन ना ले एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। फिर एक केस देख सकते हैं एमपी इंडस्ट्री वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यहाँ पे एडवांटेजेस बताए गए हैं रीजन डिसीजन के। फिर अगला बात करते हैं हम लोग डॉक्ट्रिन ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशंस। जैसे क्या होता है कि कोई एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी रहती है, एक हमारे बीइंग अ पब्लिक, हाँ हम उनके एज अ प्रोटेक्टर देखते हैं, एज अ गार्जियन देखते कि हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगे, तो हमारे को एक लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन रहती है कि वो इसी हिसाब से मतलब काम करेंगे, होती है ना। मैं लॉ में जो लिखा उसकी बात नहीं करी, वो तो उन्हें फॉलो करना ही पड़ेगा, नहीं किया तो कुछ हो भी सकता है, कुछ नहीं भी होगा, खैर वो छोड़ो। तो लेकिन एक कुछ मतलब लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशंस रहता है। रीजन क्या है कि मतलब एक ये है ना कि एक लाइन रहती है कि पता है कि मतलब इन्हीं प्रिंसिपल्स पे एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज को चलना है, वरना ऐसे नहीं कि आज कुछ और कर रहे हैं, कल कुछ और कर रहे हैं, परसों कुछ और कर रहे हैं, नहीं, मतलब कोई चीज फिक्स रहनी चाहिए। जैसे एक केस इसका बताऊंगी, स्टेट ऑफ केरला वाला केस, स्टेट ऑफ केरला वर्सेस केजी माधवन पिल्ले। तो इस केस में क्या हुआ कि सैंक्शन जो है वो रिस्पोंडेंट को इशू किया गया कि मतलब वो नए एडेड स्कूल खोल सकते हैं और जो एग्जिस्टिंग स्कूल है उसे अपग्रेड किया जा सकता है। 15 दिन बाद एक ऑर्डर इशू किया गया कि सैंक्शन को मतलब इफेक्टिव अबेंस में रखा गया। मतलब 15 दिन पहले कहा ये कर लो, 15 दिन बाद कह रहे मत करो। अरे कहना क्या चाहते हो?
ठीक है। तो ये है मतलब एक लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन बन गया था ना कि ठीक है, आपको ये नहीं एक्सपेक्ट करा कि चलो आज सैंक्शन मिल गया 15 दिन बाद वापस चला जाएगा, ऐसा थोड़ी कोई एक्सपेक्ट करेगा। कुछ एक्सेप्शन है जहाँ पे हम लोग नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल नहीं फॉलो करते हैं। तो इमरजेंसी की सिचुएशन में मतलब जहाँ पे इमीडिएट एक्शन की जरूरत है या फिर जहाँ पे प्रैक्टिकल नहीं है, जैसे ओस्मानिया यूनिवर्सिटी, इसमें जैसे होता नहीं कि कभी कभी कोई ऐसे केस फाइल हो जाते हैं कि हर स्टूडेंट यूनियन ने मान ली मिलकर केस फाइल किया, तो क्या हर बच्चे को सुना जा सकता है? ऑडियो अल्टरम पार्टम उनका वायलेट नहीं होगा? नहीं, ऐसे सिचुएशन में वायलेट नहीं होता है क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है, इम्प्रैक्टिकल है। कॉन्फिडेंशियलिटी है ना, तो जैसे रजिस्टर है पुलिस का, है ना, सर्विलेंस रजिस्टर है, मान लो वो कुछ कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है तो हम सबको नहीं दे सकते। फिर इंटरिम डिसिप्लिनरी एक्शन, जैसे इस केस में था अभय कुमार, इसमें एक अथॉरिटी मतलब इसमें क्या क्या अथॉरिटीज, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी ने एक स्टूडेंट को था उसे सस्पेंड कर दिया गया क्यों, जैसे कि मतलब कैंपस में पीस बना रहा है, ठीक है। फिर स्टैट्यूटरी एक्सक्लूजन है, कहीं पे स्टैट्यूट में ही मना के कर रखा है, या फिर पर्सन का किसी तरीके का राइट नहीं इन्फ्रिंज हो रहा तो ठीक है। अब परेशान मत होना, बस 2 टॉपिक और बताऊंगी। एक बताऊंगी आपको मैं रिट्स और ओम्बर्ट्समैन, ठीक। रिट्स शॉर्ट में ही बताऊंगी क्योंकि आप लोगों ने पहले पढ़ ही रखा होगा उसे, और कॉन्स्टिट्यूशन में आप उसे पढ़ते हो तो इसमें इतना डिटेलिंग की जरूरत नहीं है। तो अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं रिट्स के बारे में। जब आप रिट्स पढ़ रहे हो ना तो प्लीज़ ध्यान में रखो कि आप लोग एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पढ़ रहे हो, तो जुडिशियल रिव्यू के कंसेप्ट से रिलेट करो। इसका मतलब ये कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़ हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ हैं, कोई भी ऐसा एक्शन लेती है जो कि मतलब अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या फिर हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है, तो जो जुडिशरी है उसका जुडिशियल रिव्यू कर सकती है। मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के ऊपर जुडिशियल कंट्रोल की हम लोग बात कर रहे हैं, अगर मैं रिट्स के बारे में बता रही हूँ तो प्लीज़ इसे दिमाग में रखना, है ना, तो आपको जो है समझने में आसानी होगा क्योंकि रिट्स तो वैसे भी आपने कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ ही रखा है, तो थोड़ा सेम ही है, रिट्स बदलेगा थोड़ी रिट्स का कंसेप्ट, लेकिन हम किस कंटेक्स्ट में पढ़ रहे हैं वो समझना ज़रूरी है। तो कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन है ना, जो कि किसी भी तरीके का आपके राइट्स को वायलेट कर रही है, तो हम क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं, है ना, अपने राइट्स को इन्फोर्स कराने के लिए। और कोर्ट क्या कर सकती है, रिट्स इशू कर सकती है। समझ आ गया? तो ये आर्टिकल 32 के अंदर हम सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं, आर्टिकल 226 के अंदर हाई कोर्ट के पास। तो इन दोनों के में डिफरेंस क्या है, 32 और 226? बताओ। आई नो मैनी ऑफ यू माइट बी नोइंग, लेकिन मैं ऐसा मानती हूँ कि अगर किसी को नहीं पता तो, या फिर कोई पहली बार पढ़ रहा हो तो इस वजह से कोई ज़्यादा प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, तो थोड़ा थोड़ा बताते हुए चलती हूँ। तो आर्टिकल 32 में जो है वो सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन 226 में हम अपने फंडामेंटल राइट्स के अलावा और लीगल राइट्स के लिए भी जा सकते हैं। और जो आर्टिकल 32 में हमारा राइट है वो फंडामेंटल राइट है, 226 जो है हमारा हाई कोर्ट के पास अप्रोच करना एक फंडामेंटल राइट नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट का जो आर्टिकल 32 के अंदर जो जुरिस्डिक्शन है पूरी टेरिटरी पे है, लेकिन आर्टिकल 226 के अंदर हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन जो है सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर स्टेट पे है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग राइट्स की बात करें, राइट एनफोर्समेंट की, तो आर्टिकल 226 के अंदर हाई कोर्ट का पावर ज़्यादा वाइड है, और टेरिटरी के बेसिस पे बात करें तो आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट का पावर ज़्यादा वाइड है। अब हम बात करते हैं रिट्स कितने तरीके के होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हेबियस कॉर्पस होता है, टू हैव द बॉडी, तो इसमें ये है, ये सबसे ज़्यादा पावरफुल और पॉपुलर रिट है। कोई भी पर्सन को अगर कोई इलीगली कन्फाइन करता है, तो इलीगली डिटेन करके रखा है, तो जो है वो जा सकता है, या फिर उसके बिहाफ पे उसका फैमिली फ्रेंड कोई भी जा सकता है, कोर्ट में अप्रोच कर सकता है। ये जो रिट है इमरजेंसी के दौरान भी ये वैलिड रहता है, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन है। अगर मान लो डिटेंशन लॉफुल है तो फिर आप इसे यूज़ नहीं कर सकते, या फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की वजह से आप डिटेन है, या फिर किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट ने आपको डिटेन कर रखा है, या फिर जो डिटेंशन है वो कोर्ट की जुरिस्डिक्शन के बाहर है। इससे रिलेटेड एक केस भी है, रुदुल शाह का हम लोग केस देखते हैं, रुदुल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, एक ही गोपालन आप पढ़ लेना। इसमें क्या हुआ कि एक जो पर्सन था उसे इलीगली बहुत कई सालों के लिए मतलब डिटेन करके रखा था, तो रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस के अंदर उसे तुरंत रिलीज किया गया और साथ ही उसे कंपनसेशन भी दिया गया। दूसरे तरीके का रिट है वी कमांड, तो यहाँ पे जो कोर्ट है वो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज को, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज को ऑर्डर भी दे सकता है। अगर जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, जो उनकी ड्यूटीज है ना, जो भी उनका फंक्शन है वो नहीं परफॉर्म करते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, जो कोर्ट है उसे ऑर्डर दे सकती है कि इसे अपने फंक्शन को परफॉर्म करो, ठीक है। लेकिन इसके कुछ एसेंशियल्स है, जैसे कोई पब्लिक ड्यूटी होनी चाहिए, है ना, और वो उस इंसान ने जाकर उस अथॉरिटी से बोला हो, ठीक है, कि इस ड्यूटी को
मैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के कंटेक्स्ट में बता रही हूँ, ठीक है आपको। तो बोला हो उस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल से और उसने नहीं इन्फोर्स कराया, तो ये जो है मतलब नहीं उस अपने ड्यूटी को परफॉर्म किया, तो ऐसे में वो जो पर्सन है वो कोर्ट अप्रोच कर सकता है। कौन अप्लाई करता है, कौन जा सकता है कोर्ट? जिसका राइट इन्फ्रिंज है या फिर कोई भी पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन PIL फाइल कर सकता है। इससे रिलेटेड एक केस है गुजरात स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन वर्सेस लोटस होटल। इसमें गुजरात स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एक गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंटेलिटी थी। उन्होंने बोला कि लोटस होटल के कंस्ट्रक्शन के लिए लोग लोन सैंक्शन करेंगे, बाद में मना कर दिया देने से, तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे मैंडेमस इशू किया और कहा कि जो है फंड्स जो है उसे रिलीज कर दिया जाए जिससे कंस्ट्रक्शन हो सके, ठीक है। फिर तीसरा है सर्शियरारी। सर्शियरारी में क्या होता है कि जो हायर कोर्ट रहता है वो लोअर कोर्ट के जजमेंट को करेक्ट करता है, मतलब इंफीरियर कोर्ट के जजमेंट को करेक्ट करता है अगर इंफीरियर कोर्ट ने किसी तरीके की गलती करी है तो। अब गलती मतलब जैसे मान लो उन्होंने अपनी जुरिस्डिक्शन को एक्सीड कर लिया हो, या फिर उनके पास जुरिस्डिक्शन ही नहीं थी, नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को वायलेट किया हो, जुरिस्डिक्शन को अपने अब्यूज़ किया हो, या फिर लॉ का एरर है, साफ साफ दिख रहा है इनकन्सिस्टेंसी है, मतलब जो लॉ है और फैक्ट में, या फिर फ्रॉड किया हो। अप्लाई कौन कर सकता है? वही जिसका राइट इन्फ्रिंज हुआ है ना। और किसके अगेंस्ट अप्लाई किया जा सकता है? सबॉर्डिनेट कोर्ट, इंफीरियर ट्रिब्यूनल्स, क्वासी जुडिशियल बॉडीज एंड एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज। तो यहाँ पे आपको देखा ट्रिब्यूनल्स, तो मैंने आपको बताया कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज हैं वो लोग जुडिशियल फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं। कैसे जुडिशियल फंक्शन परफॉर्म करती है? ट्रिब्यूनल्स के थ्रू। मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिए थे कितने तरीके के ट्रिब्यूनल्स हैं, तो उनके अगेंस्ट भी इशू किया जा सकता है। तो कीप दिस थिंग इन माइंड, वी आर स्टडीइंग अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। तो इसमें एक केस है स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस KRA, आप इसमें रीड कर सकते हो। इसमें मतलब नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल का वायलेशन किया था, तो ये रिट जो है इशू किया गया था। अगला है प्रोहिबिशन। यहाँ पे क्या होता है कि जो सुपीरियर कोर्ट रहती है वो इन्फीरियर कोर्ट को रोकती है कि कुछ वो गलत ऑर्डर ना पास कर दे। जैसे मान लो जहाँ पे इन्फीरियर कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन नहीं है, या फिर लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन, या फिर नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को वायलेट कर सकती है, या फिर फंडामेंटल राइट का इन्फ्रिंजमेंट कर रही है। गोविंद मेनन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में कहा गया कि ये बेसिकली सुपरवाइजरी पावर है कोर्ट का, रिट इशू करना, ठीक है। मतलब रिट ऑफ प्रोहिबिशन को इशू करना उसको सुपरवाइजरी पावर है, जिससे कि वो इन्फीरियर कोर्ट या फिर ट्रिब्यूनल को रोक सके, अपनी जुरिस्डिक्शन को लोग एक्सीड ना कर सके। अगला है कोवरेंटो बाय व्हाट अथॉरिटी। तो इससे भी जो है एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को कंट्रोल किया जा सकता है। कैसे कंट्रोल किया जा सकता है कि मतलब अगर कोई भी पर्सन है वो किसी पब्लिक ऑफिस को होल्ड कर रहा है, ठीक है, किसी पब्लिक कोई पब्लिक ऑफिस में है वो, तो उनसे पूछा जा सकता है कि भाई व्हाट अथॉरिटी, आपके पास क्या रिक्विजिट क्वालिफिकेशंस है जो कि इस पब्लिक ऑफिस को होल्ड करने के लिए चाहिए। इसके लिए अप्लाई कौन कर सकता है? इसको अप्लाई कर सकता है कोई भी प्राइवेट या फिर पब्लिक पर्सन, ठीक है, जिसका मतलब बिना किसी पर्सनल इंटरेस्ट के भी लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं। फिर इससे रिलेटेड एक केस है श्याम सुंदर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। तो ऐसा कुछ नहीं था, मैंने थोड़ा सा कोशिश किया कि मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के कंटेक्स्ट में आपको समझाऊं। बस अब एक लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं अम्बर्ट्समेंट, तो फिर ऑलमोस्ट जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो कवर हो जाएंगे। और अगर आपको लगता है कि नहीं, आप चाहते हो कि कोई टॉपिक कवर हो, या फिर आप कुछ और ऐड ऑन कराना चाहते हो, कोई भी मतलब आपका फीडबैक हो, यू कैन डेफिनेटली मेंशन। फिर कोई और सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है आप बताओगे तो वी विल श्योरली ट्राई टू कम अप विद दैट थिंग। तो अब पढ़ते हैं अम्बर्ट्समैन। ये जो कंसेप्ट स्वीडन से आया है, इंडिया में अम्बर्ट्समैन वर्ड नहीं यूज होता, इंस्टेड वी यूज लोकपाल सेंट्रल लेवल के लिए और लोकायुक्त स्टेट लेवल के लिए। तो इस रिगार्ड में हमारे पास एक एक्ट भी है, लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013। तो इनका काम क्या रहता है? बेसिकली इनका काम ये रहता है जो भी पब्लिक ऑफिशियल्स रहते हैं, है ना, सेंट्रल स्टेट लेवल पे, लोकपाल देखते हैं सेंट्रल लेवल पे। लोकपाल मतलब क्या होता है? एक संस्कृत वर्ड है, लोक मतलब पीपल, पाल मतलब प्रोटेक्टर। तो लोकपाल कौन होता है? जो कि लोगों का प्रोटेक्टर होता है। तो ये लोग देखते हैं कि जो भी पब्लिक ऑफिशियल्स रहते हैं सेंट्रल स्टेट लेवल पे, उनके अगेंस्ट किसी तरीके का करप्शन चार्ज जब फाइल किया जाता है, तो एक तरीके से जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स है, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ हैं, उनके अगेंस्ट करप्शन के जो चार्जेस रहते हैं उसको देखते हैं लोकपाल और लोकायुक्त। अब जब हम लोकपाल और लोकायुक्त की बात कर रहे हैं तो बिना LM सिंघवी को मेंशन किए चीज़ इनकम्प्लीट होती है, तो इसको ऐसा मान जाता है स्टार्ट जो है वो लेके कौन आए थे? वो LM सिंघवी लेके आए थे। खैर हम उसमें नहीं जाते। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि लोकपाल कौन होता है। तो लोकपाल जो बेसिकली होता है ये सेंट्रल लेवल पे काम करता है, और जो भी केसेस करप्शन से रिलेटेड किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल के अगेंस्ट किए जाते हैं उसके रिलेटेड इंक्वायरी करते हैं और इन्वेस्टिगेशन करते हैं। और लोकायुक्त कौन होते हैं? वो स्टेट लेवल पे रहते हैं, वही काम करते हैं जो लोकपाल सेंट्रल लेवल पे काम कर रहे हैं। तो लोकपाल का जो पैनल होता है उसमें एक चेयरपर्सन होता है और टोटल 8 लोग होते हैं। उसमें 50% जो है जुडिशियल मेंबर्स होने चाहिए, और बाकी जो 50% होते हैं उसमें मतलब अप्रोक्सीमेटली 50% मेंबर्स जो कि SC ST OBC
माइनॉरिटीज़ और या वुमेन कम्युनिटी से होने चाहिए। और इनको कैसे अपॉइंट किया जाता है? इन लोगों को सिलेक्शन कमेटी अपॉइंट करती है, लोकपाल को। तो सिलेक्शन कमेटी में कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा का स्पीकर, जो अपोजिशन होगा उसका लीडर लोकसभा में, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और लोकायुक्त को अपॉइंट करने के लिए जो सिलेक्शन कमेटी बनती है उसमें होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, स्पीकर और लेजिस्लेटिव असेंबली के, और जो सीएम होंगे, और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो चेयरमैन होगा। अब इसके पावर की बात करी जाए तो जो लोकपाल है वो किसी भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को, चाहे सीबीआई हो चाहे कोई भी, उसे वो कंट्रोल कर सकती है और डायरेक्ट कर सकती है। और इसके एम्बिट में सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ आएंगे, सारे लेवल्स के, ठीक है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, सी, ये सब आएंगे। और जो स्टेट लेवल पे लोकायुक्त है उसमें कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है। महाराष्ट्र को ऐसा कहा गया है कि वो पहला स्टेट है जिसने लोकपाल और लोकायुक्त 2013 का यूज़ किया है। अब इसके ड्रॉबैक क्या है? देखो, मतलब एक तरीके से बस ये बना ही दिया गया है, कोई लोकपाल का अपॉइंटमेंट ही नहीं हुआ इतने समय से। फिर क्या कहते हैं कि जो अपॉइंटिंग मेंबर्स हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज़ को बिलोंग करते हैं, तो जो खुद लोकपाल कमेटी है वो खुद पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है उसके ऊपर। अपॉइंटमेंट वाले लोग ही वही हैं जिनके अगेंस्ट एक्शन लेना, वही अपॉइंट कर रहे हैं, तो ये कैसे हो पाएगा? और कोई मतलब लोकपाल का अपॉइंटमेंट किसी क्राइटेरिया पे बेस्ड नहीं है। जैसे जो क्वालिफिकेशन दिया ना, इतना ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं है, मतलब बहुत सटीक नहीं है। और लास्टली ये है कि जो लोकपाल है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो ये कुछ ऐसा प्रोविज़न था। इसका अगर हिस्ट्री वगैरह पढ़नी है ना तो मैंने डिटेल में ऑलरेडी इस पर वीडियो बना रखा है। वो एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा एमसीक्यू वगैरह में, लेकिन अगर आपको पढ़ना है तो आप वो वीडियो देख लेना। और फिर भी आप चाहते हो कि मैं इसके ऊपर कुछ और बनाऊँ, आपका कोई फीडबैक है कुछ भी, तो आप मुझे बताओ, क्योंकि आप बताओगे तभी इम्प्रूव होगा, है ना। और अल्टीमेटली सब आप ही के फ़ायदे के लिए। और मे कृष्णा ब्लेस यू ऑल कि आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से चले, है ना। एकदम मन लगा के पढ़ाई करो, एग्ज़ाम बहुत पास आ रहा है। एनी फीडबैक जो भी है प्लीज़ बताना, विल ट्राई टू डू आवर बेस्ट एंड विल ट्राई टू हेल्प इन एनी मैनर वी कैन। कोई से भी सब्जेक्ट पर डाउट हो रहा है, कुछ भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, कुछ भी करना है, एनीथिंग जो कि जिससे आपको लगता है कि प्रिपरेशन में हेल्प हो सकता है, प्लीज़ कम टू अस, विल बी वेरी 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 हैप्पी टू हेल्प यू। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्णा।